हमारा नेक्स्ट चैप्टर है माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ना है वाटर की टाइप्स, कि कितनी तरह का वाटर है। फिर हम लोगों ने पढ़ना है कि माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर नाम से क्या पता चल रहा है कि वाटर के अंदर माइक्रोबायोलॉजी क्या है, लिविंग चीजें माइक्रोब्स कौन से मौजूद होते हैं, किस तरीके से वो हमारी लिविंग चीजों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कितना वो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, कितना हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, कौन से टाइप की वाटर के अंदर कौन से टाइप के ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, उसका लिविंग चीजों के ऊपर क्या इफेक्ट है, उसका नॉन लिविंग चीजों के ऊपर क्या इफेक्ट है, उसका आपके एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है। और लास्ट में हमने ये देखना है कि वाटर के अंदर से ये जरासीम या ये माइक्रोब्स हम खत्म कैसे कर सकते हैं। और एक कुछ वाटर बोर्न डिजीजेस के बारे में बताया गया है कि पानी से फैलने वाली कौन कौन सी बीमारी। तो शुरू में तो इंट्रोडक्शन है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, इसको हम जनरल रीड करते हैं कि दो टाइप का वाटर होता है। एक होता है ग्राउंड वाटर, ठीक है, जो जेर जमीन वाटर है, या डीप वेल्स के अंदर है, या सबटरेनियन स्प्रिंग्स के देते हैं, झरनों के अंदर है। ठीक है, तो ये वो वाटर है जो कि जमीन के नीचे है या झरनों के अंदर, ये वाटर है जो कि बिल्कुल जरासीम से पाक है। इसको जब जमीन के बाहर लाया जाता है तो जो रूट है, जो रास्ता है, उस रास्ते में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके साथ कंटेमिनेट कर जाए तो कर जाए, वरना ये पानी बिल्कुल साफ सुथरा होता है। ये जो आबशारों से और ये जो झरनों से पानी गिर रहा होता है, ये क्या कहलाता है? ग्राउंड वाटर। उसके बाद आता है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर बेटा, ये जितनी भी आपको नहरें और जितने भी आपको जितनी भी आपको ये जो है चीजें नजर आ रही है ना, तालाब, नहरें, जो भी चीजें कहो, रिवर्स कहो, लेक कहो, शैलो वेल्स को, कितनी भी जो भी आपको सरफेस के ऊपर पानी नजर आ रहा है, दैट इज सरफेस वाटर। सरफेस वाटर को जो है, एक तो एयर कंटेमिनेट करती है, हवा जो गुजर रही है, हवा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एयर वाटर के ऊपर से गुजरेगी, वाटर को एयर कंटेमिनेट करेगी। उसके अलावा जो है सरफेस वाटर के ऊपर आपका एनवायरनमेंट उसको कंटामिनेट करता है। एक जो है आपके एग्रीकल्चर फॉर्म, मतलब जो खेतों को पानी जाता है, वो पानी जो है वो वहां से निकास होकर दोबारा से मेन सरफेस वाटर के अंदर एंटर होता है। तो कितने जरासीम, कितना गंद जो है उसके साथ सरफेस वाटर के अंदर एंटर होता है। तो एग्रीकल्चर फॉर्म्स की वजह से भी सरफेस वाटर कंटामिनेट होता है, फॉर्म एनिमल्स की वजह से, रेनफॉल की वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, और सिविज ट्रीट सिविज वाटर में जो पानी को साफ किया जाता है, तो सिविज ट्रीटमेंट के बाद जो डिस्चार्ज बचता है, वो भी जब वाटर मेन सरफेस वाटर के अंदर एंटर कर दिया जाता है, तो उससे भी क्या होता है? वाटर कंटामिनेट होता है। स्टॉर्म वाटर से वाटर कंटामिनेट होता है, और बड़े तरीके हैं जिनसे वाटर सरफेस वाटर कंटामिनेट होता है। अब आगे वाटर माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। वाटर माइक्रोबायोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द वाटर। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर रहते हैं एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर हैबिटेट बाय वाटर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पानी की मदद से चले जाते हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ना है। बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इनको अंडरलाइन करें। बैक्टीरिया पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड टाइनी एनिमल्स सच एज रोटोफर्स। ये क्या है? ये वो हैं जो नेचुरली तौर पर पानी के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? अंडरलाइन करें। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड टाइनी एनिमल्स सच एज रोटिफर्स। ये नेचुरल तौर पे पाए जाते हैं। ये दिस इज नॉट कंटेमिनेशन, ये नेचुरल उसका बायोमास है। बहुत सी लिविंग चीजें हैं जो पानी के अंदर रहती हैं, वो इनको कंज्यूम करती हैं, इनको बतौर खुराक इस्तेमाल करती हैं, और फिर उन चीजों को हम बतौर खुराक इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक फूड सर्कल चल रहा है। फिर आगे है वाटर कैन सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं या रहते हैं, उसके फायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि और डिजीज कॉजिंग जो चीजें होती हैं उनको ये इस्तेमाल करके उनको खत्म करते हैं। पानी के अंदर जो और डिजीज कॉजिंग चीजें हैं, जो अनहेल्दी चीजें हैं, उनको ये खत्म करते हैं। और इसका नुकसान ये है कि सम टाइम ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमें नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे इसकी एक एग्जांपल है कि आपके वेस्ट, जो आपके बाथरूम हो या फिर आपके सिवेज वाटर के अंदर जो फीसिस के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद होता है, एस्चेरिशिया कोलाई, सल्मोनेला, विब्रियो, ये अगर आपके ड्रिंकिंग वाटर के साथ, क्योंकि ज्यादातर जेर जमीन जो है ना, ड्रिंकिंग वाटर और सिवेज वाटर के पाइप साथ साथ ही होते हैं, तो अगर गलती से ड्रिंकिंग वाटर का सिवेज वाटर के साथ पाइप
मिल जाए या फिर कहीं पे कंटामिनेशन हो जाए, तो ये जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, एस्चेरिशिया कोलाई, सल्मोनेला एंड शिजेला एंड विब्रियो, इन चारों को अंडरलाइन करें। ये हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक का नॉर्मल फ्लोरा है। अगर ये आपके ड्रिंकिंग वाटर के साथ एंटर हो जाए तो ये बीमारी कॉज करते हैं, ये डिजीज कॉजिंग होते हैं। ये चारों डिजीज कॉजिंग है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे और आपकी बॉडी में स्टे करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपके ड्रिंकिंग वाटर के अंदर एंटर हो जाएंगे तो आपको नुकसान पहुंचेगा। उसके बाद जो है ये आगे एक इन्होंने केस स्टडी बताई है कि ओंटारियो कनाडा में ऐसा हुआ था कि ड्रिंकिंग वाटर के साथ सिवेज वाटर मिल गया था, जिसमें से 2000 लोग बीमार हो गए थे और 70% जो है ये कितने 7 लोग जो है इसमें फोत हो गए थे, मतलब फेटल भी है कुछ हद तक। लेकिन ये आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मैं अंडरलाइन करी हूँ सिर्फ वो आप लोगों ने याद करनी है, जो क्वेश्चन में आ सकती हैं। बाकी सारी एमसीक्यूज हैं, इसको रीड जरूर करना है आपने। अब इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर बहुत से बैक्टीरिया होते हैं। ऊपर में हम लोगों ने पढ़ लिए कि इंटेस्टाइनल ट्रैक में कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो कि सीवेज वाटर के अंदर होते हैं, एस्चेरिशिया कोलाई, सल्मोनेला, शिजेला एंड विब्रियो। अब उसी इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर बहुत से वायरसेस भी मौजूद होते हैं। अब 2 वायरसेस के नाम है, रोटा वायरस, एंटेरो वायरस और कॉक्साकी वायरस। 3 वायरसेस के नाम हो गए। बैक्टीरिया के कितने नाम थे? 4 नाम थे। चारों बैक्टीरिया के नाम को आप लोगों ने अंडरलाइन कर लिया। आप 3 वायरस के नाम को भी अंडरलाइन करें, रोटा वायरस, एंटेरो वायरस एंड कोक्साकी वायरस। ये आपके सीवेज वाटर में के अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा जो है बहुत से प्रोटोजोआ भी मौजूद होते हैं। अब 2 प्रोटोजोआ मौजूद हैं, गाइड्रिया और क्रिप्टोस्पोरिडियम। गाइड्रिया और क्रिप्टोस्पोरिडियम। अब हम इन लोगों ने टोटली आपको बताया कि आपके सीवेज वाटर के अंदर 3 चीजें हैं। एक है आपका बैक्टीरिया, एक है आपका वायरस और एक है आपका प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? एस्चेरिशिया कोलाई, सैल्मोनेला, शिजेला विब्रियो। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि एमसीक्यूज में आ सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास वायरस कौन कौन से थे? रोटा वायरस, एंटेरो वायरस, कोक्साकी वायरस। अंडरलाइन करें इसको। ये 3 तरह के वायरस मौजूद हो सकते हैं। और प्रोटोजोआ कौन कौन से मौजूद हो सकते हैं? 2 तरह के प्रोटोजोआ मौजूद हो सकते हैं, गाइड्रिया एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम। अब अगर हम लोगों ने ड्रिंकिंग वाटर का टेस्ट करना है कि ड्रिंकिंग वाटर के साथ सिवेज वाटर मिक्स हो गया या नहीं हुआ, तो हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टेस्ट कर लेते हैं। उसकी जो है आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद तो नहीं है। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है ड्रिंकिंग वाटर में तो इसका मतलब है कि ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सीवेज वाटर के साथ ऐड ऑन हो गया था। अगर नहीं मौजूद तो इसका मतलब है कि ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सीवेज वाटर के साथ ऐड नहीं हुआ। और इसमें भी हम ये देखते हैं कि किसकी आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट सस्ता है और किसकी आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट कॉस्टली पड़ता है। तो इसके अंदर ये जो एस्चेरिशिया कोलाई है, इसकी आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट जो है ना ये थोड़ा सस्ता पड़ता है, इस वजह से ये आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट इजीली हम लोग परफॉर्म भी कर लेते हैं। ये जो था हमने शुरू में जो सारा ये इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ये हमने एमसीक्यूज के हवाले से पढ़ना है। ये एक हमने माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर की डेफिनेशन की है, ये आपने कंप्लीट याद करनी है। बाकी जो मैंने चीजें आपको अंडरलाइन करवाई हैं वो आपने करनी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है पहला क्वेश्चन। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि फ्रेश वाटर के जोन्स बताएं। ठीक है। अब अगर हम लोग देखें, हमें तो ये मतलब कि कॉमन सेंस वाली बात पता है कि अगर हम लोग कोई भी फ्रेश वाटर में या तो फिर नहर नहर कोई ले लो या समुद्र को ले लो, चलो नहर ले लो, उसमें तो अगर आप थोड़ी सी अंदर की तरफ गहराई की तरफ जाना शुरू होते हैं तो अंदर गहराई ज्यादा होती है, सरफेस के ऊपर गहराई कम होती है। बिल्कुल सरफेस जो है ये टेरेस्ट्रियल साइड है, इधर प्लांट्स ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहला जोन आता है लिटोरल जोन। उसके बाद आता है आपका लिम्नेटिक जोन, देन हमारा बेंथिक जोन, और सबसे लास्ट में जो है ना, चले वो आपके इसमें 3 ही जोन्स बताए हैं। लिटोरल जोन जो है ये वो है जो कि बिल्कुल ही आपका शोर लाइन के पास है, साहिल के पास है। ये लिटोरल जोन है आपका। इसके अंदर ये वेल लाइटेड होता है, इसमें लाइट भी है, इसमें फ्लोटिंग प्लांट्स भी होते हैं, इसमें सबमर्ज्ड प्लांट्स भी होते हैं। ये वार्म होता है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है। इसमें बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसमें फोटोसिंथेटिक एल्गी भी होता है, इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया भी होता है, और बहुत से ऐसे बैक्टीरिया जो कि लाइट के अंदर सरवाइव कर सकते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। ये है लिटोरल जोन। देन इसके बाद लिम्नेटिक जोन आता है। लिम्नेटिक जोन में गहराई थोड़ी ज्यादा हो जाती है और इसके अंदर फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स इसके अंदर होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं होते। इसके अंदर पानी डीप करता है, मतलब गहराई ज्यादा होती है। टेम्परेचर बिकम कोल्डर, टेम्परेचर जैसे जैसे गहराई ज्यादा होती जाएगी टेम्परेचर ठंडा होता जाएगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और लाइट कम हो जाती है। जैसे जैसे गहराई होती जाती है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाती है। जैसे जैसे गहराई ज्यादा होती है वाटर के अंदर लाइट पास होने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। माइक्रोब जिनको ऑक्सीजन चाहिए
वो उस इतनी गहराई में नहीं रह सकते। माइक्रोब जिनको ऑक्सीजन चाहिए वो इतनी गहराई के अंदर सरवाइव नहीं कर पाते। तो फिर इधर ज्यादातर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं? पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया विच कैन ग्रो विदाउट ऑक्सीजन। तो इसको अंडरलाइन करें, ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है कि पर्पल और मतलब कौन से बैक्टीरिया लिम्नेटिक जोन के अंदर सरवाइव करते हैं? पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो हैं ये लिम्नेटिक जोन के अंदर सरवाइव करते हैं। लास्ट में बॉटम ऑफ द फ्रेश वाटर, मतलब बिल्कुल ही बॉटम जो है क्या कहलाएगा? बेंथिक जोन। बेंथिक जोन इतना एंड है कि इधर बिल्कुल ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, बिल्कुल सनलाइट मौजूद नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है, और यहाँ पे सिर्फ वो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं। इसको अंडरलाइन करें, मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया यहाँ पे सिर्फ मौजूद होते हैं। अंडरलाइन आप कर लें इसको। अच्छा, अब ये जो है ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी के नाम से क्वेश्चन आ सकता है, जोन ऑफ फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी के नाम से आपको आ सकता है, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन, और ये बिल्कुल बेस क्या हो गई? बेंथिक जोन। तीन जो है वो फ्रेश वाटर माइक्रोबायोलॉजी में जोन्स बताए गए हैं। ये आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है। आगे जो है सॉल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी है। सॉल्ट वाटर जो है सी वाटर, सी के अंदर जो है सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वहां पे पीएच भी ज्यादा हो जाती है, और पीएच जब ज्यादा होती है तो उधर न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाते हैं, और रिलेटिव टू फ्रेश वाटर इधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कम सरवाइव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीएच ज्यादा है और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स कम है, तो इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं होते। लेकिन यहाँ पे सॉल्ट लविंग या हेलोफिलिक, अंडरलाइन करें, सॉल्ट लविंग या हेलोफिलिक बैक्टीरिया जरूर मौजूद होते हैं, और ये ज्यादातर इतनी गहराई में नहीं होते बल्कि सरफेस के ऊपर ही मौजूद होते हैं। इसके अंदर इन्होंने दो की एग्जांपल दी हुई है, स्यूडोमोनास एंड विब्रियो। स्यूडोमोनास, विब्रियो और आर्कियोबैक्टीरिया। सी के अंदर, सॉल्ट वाटर के अंदर आर्कियोबैक्टीरिया जो है सबसे ज्यादा डोमिनेंट लाइफ है। आर्कियोबैक्टीरिया जो है हमारे एंशियंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया हैं, सबसे पुराने बैक्टीरिया हैं जो सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आए थे, सबसे पहले लिविंग बने थे, उसके बाद आज वाले बैक्टीरिया जो है उसी से माखूज हुए हैं, उसी के इंसेस्टर्स हैं ये आर्कियोबैक्टीरिया। इसको अंडरलाइन करें आर्कियोबैक्टीरिया को, एंड देन सुडोमोनास एंड विब्रियो को करें। उसके अलावा जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि सॉल्ट वाटर के अंदर एल्गी भी मौजूद होती है, और उस एल्गी का नाम है डायनोफ्लैजिलेट्स। समटाइम ये कह रहे हैं कि डायनोफ्लैजिलेट्स या एल्गी इतनी ज्यादा ग्रो कर जाती है कि जो वाटर का रंग है वो रेड हो जाता है, और इस वजह से हम उस वाटर को रेड टाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड टाइड। अब ये जो रेड टाइड है, अब आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि रेड टाइड क्यों बनती है? रेड टाइड डायनोफ्लैजिलेट्स या एल्गी की ओवर ग्रोथ की वजह से बनती है। अगर एल्गी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा सॉल्ट वाटर में तब रेड टाइड बनेगी, क्योंकि पानी का रंग लाल हो जाता है। अगर डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं वो पानी में या सॉल्ट वाटर में बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे तो पानी का रंग लाल हो जाएगा, और उसको कहेंगे रेड टाइड। टाइड होता है लहर, लहर को कहते हैं। ये जो रेड टाइड होती है, जो पानी का रंग लाल हो जाता है, तो मेन चीज होती क्या है इसमें? इसके अंदर ये होता है कि आपकी जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होती हैं पानी की वो खत्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो पानी के अंदर जो लिविंग चीजें हैं, जो जैसे फिश हो गई या फिर और लिविंग जितनी भी सी लाइफ है, वो उनकी डेथ हो जाती है। और अगर उनको किसी और अगर वो डेड चीजों को या ऐसी फिश या ऐसी सी फूड जिसने ये एल्गी खाई हुई है या जिसको ये एलजी ने कंटामिनेट किया हुआ है, अगर वो ह्यूमंस खा लेंगे तो ह्यूमंस भी बीमार हो जाएंगे। अब कह रहे हैं कि वाटर के अंदर बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एक से जगह जगह से दूसरी जगह, जहां जहां पे वाटर जाएगा वहां वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मुंतकिल होते हैं। ये वाटर बॉर्न डिजीजेस कहलाती हैं। इसकी आगे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है कि समुद्र में जो जहाज चलता है, उस जहाज को स्टेबलाइज करने के लिए जहाज के अंदर हल्स होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स लगा लें, समझ लें आप, उनके अंदर पानी भरा होता है। उस पानी भरने की वजह से वो जहाज जो है ना वो स्टेबल रहता है समुद्र के ऊपर। अब वो पानी जो एक जगह पे भरा गया था, और वो पता नहीं कितने हजारों लाखों किलोमीटर दूर वही पानी जा रहा है उस जहाज को लेकर, तो उस पानी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पानी के साथ ही उस जगह से दूसरी जगह, एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में कन्वर्ट हुए हैं, एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में ट्रांसपोर्ट हुए हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वाटर की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी होते हैं। ऊपर ये इसके मैंने ये इसमें भी आपको मैंने एमसीक्यूज की लाइंस लगवा दी हैं, ये रेड टाइड वाले की भी।
अब सेकंड क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन ये जोन्स वाला था जो प्रॉपर आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन जो है ये हमारा आगे है, मेथड्स टू मिनिमाइज द माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। पानी के अंदर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को हम खत्म कैसे कर सकते हैं। अब बेसिक हमारे घरों में एक तरीका इस्तेमाल होता है, हम पानी को बॉयल करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने की कोशिश करते हैं। और या तो फिर हमने फिल्टर लगाए होते हैं, फिल्ट्रेशन की मदद से हम लोग पानी के अंदर से माइक्रोब्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर हम एंशियंट टाइम की तरफ जाएं तो पुराने वक्तों में क्या होता है, जब ये इतनी चीजें नहीं डेवलप हुई थी तो पुराने वक्तों में क्या होता था कि पानी को मेटल के या सिल्वर के जो है वो जगों में, या सिल्वर के ग्लासवेयर हम लोग यूज किया करते थे, तो उसमें स्टोर किया जाता था। तो इसका मकसद क्या था कि सिल्वर के अंदर बहुत सी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं। उसके अलावा नंबर टू, बॉइलिंग वाटर, पानी को बॉईल करके उसके अंदर से माइक्रोब्स खत्म करना। तीसरी चीज आप लोगों ने देखा होगा, ये जो सरकारी पानी होता है, जो हमें ये जो हमें पानी मिलता है, सरकारी पानी जो होता है, वो साल में 2 दफा उसकी क्लोरीनेशन होती है। क्लोरीन डालकर केमिकल स्टरलाइजेशन की जाती है पानी की। हमें स्पेसिफिकली तौर पे, अब तो बहुत से लोग जो है उन्होंने बिल्कुल ही ये सरकारी पानी इस्तेमाल करना बंद कर दिया हुआ है। बस मुझे लगता है कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल होता होगा, पीने के लिए तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन पुराने वक्तों में जो है, जब घरों में फिल्टर लगे होते थे, वो तो तब ये वाला ही पानी ही इस्तेमाल होता, तब इतना कंटेमिनेटेड वाटर होता भी नहीं था। तो क्लोरीनेशन का स्पेसिफिक टेस्ट आता था जब ये क्लोरीनेशन की जाती थी। तो ये ह्यूमंस के लिए तो नॉन लिथल है, लेकिन बैक्टीरिया के लिए ये लिथल होती है। तो क्लोरीन या उसका कोई डेरिवेटिव एक स्पेसिफिक अमाउंट में जो है वो वाटर के अंदर डाला जाता था, और वाटर के अंदर से तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते थे। उसके अलावा जो है और भी बड़े तरीकों से जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया जा सकता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि गैस को यूज करके, ओजोन गैस का यूज करके भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है जेनेटिक म्यूटेशन, यूवी लाइट को यूज करके माइक्रोब के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन करेंगे और जो है माइक्रोब किल हो जाएगा। और लास्ट के अंदर फिल्टर की मदद से, फिल्टर को अंडरलाइन करें। यहाँ पे बच्चों बच्चों मैं आप लोगों ना हर लाइन की हेडिंग को अंडरलाइन कराती हूँ। स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन जग्स, इसको अंडरलाइन करें। बॉइलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर को अंडरलाइन करें। इधर क्लोरीनेशन लिख लें हेडिंग नंबर 3 के साथ, क्लोरीनेशन। इधर ओजोन गैस, यूज ऑफ गैस, ओजोन गैस को अंडरलाइन करें। यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट को अंडरलाइन करें। और इधर फिल्टर को अंडरलाइन कर लें। मतलब टोटल 6 तरीके क्या हैं। पहला ये कि मेटल के जग्स में वाटर स्टोर करें। दूसरा, बॉइलिंग वाटर की मदद से जो है माइक्रोब खत्म करें। तीसरा, वाटर की क्लोरीनेशन करके केमिकल स्टरलाइजेशन के अंदर से माइक्रोब खत्म करें। चौथा, ओजोन गैस की मदद से जो है माइक्रोबियल ग्रोथ खत्म करें। पांचवा, अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से जेनेटिक म्यूटेशन कॉज करें और माइक्रोब को किल करें। और छठा, फिल्टर पेपर यूज करके, फिल्ट्रेशन के थ्रू जो है हम बैक्टीरिया को भी रिमूव कर सकते हैं और वायरस को भी रिमूव कर सकते हैं। इसमें क्वालिटी आ जाती है कि जितना अच्छा फिल्टर आप यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा बारीकी से, उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से, एफिशिएंसी से आपका वाटर क्लीन होगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में से आ सकता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है टर्बिडिटी टेस्ट। टर्बिडिटी क्या होता है? गदलापन। वाटर की जो है क्लीनलीनेस या वाटर का टेस्टिंग का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि को वाटर की क्वालिटी को चेक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि वाटर के ऊपर टेस्ट किया जाए। आपने फिल्टर तो कर लिया, बाहर आपको नजर आ रहा है कि वाटर साफ है, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब है कि वो टर्बिड नहीं है। टर्बिड मीन्स गदला नहीं है। फिर वाटर की टेस्टिंग के अंदर एक चीज आती है कि आपने प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखना है। मैंने आपको बताया था कि पहले कितने कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, बैक्टीरिया भी मौजूद है, वायरस भी मौजूद है, प्रोटोजोआ भी मौजूद है। हम वायरस की प्रेजेंस के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं, हम बैक्टीरिया की प्रेजेंस के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं, हम प्रोटोजोआ की प्रेजेंस के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम मोस्टली टेस्ट जो करते हैं वो एस्चेरिशिया कोलाई का करते हैं, क्योंकि जो एस्चेरिशिया कोलाई है वो आपके जो है बॉडी के इंटेस्टाइन्स के अंदर सबसे ज्यादा मौजूद होता है। और अगर आपका कंटेमिनेशन हुई हुई है या आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो एस्चेरिशिया कोलाई जरूर मौजूद होगा।
इसके अलावा हर मुल्क के लॉ के अंदर जो है वाटर क्लीनलीनेस का कोई ना कोई रूल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा सरकारी पानी जो है वो साल में 2 दफा स्टरलाइजेशन होती है, केमिकल स्टरलाइजेशन होती है। इसी तरीके से हर मुल्क की अपनी लेजिस्लेशन है जिसके मुताबिक उनके अपने रूल्स हैं कि किस तरीके से वाटर को साफ करना है। उसके अलावा जो है माइक्रो एक एक ना स्पेसिफिक हमने कंटेंट रखा हुआ है कि इतना माइक्रोब होगा, इतने पार्टिकल्स होंगे वाटर के अंदर तो ये एक्सेप्टेबल है। तो उतना जो है हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है हम लोगों ने सेट किया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दीज स्टैंडर्ड्स इतनी क्वालिटी होगी तो ये ड्रिंकेबल है। इससे ज्यादा क्वालिटी को अगर आपने बेहतर बनाना है तो वो आप एक्सपेंसिव कर लोगे वाटर। जैसे हम लोग के जो नॉर्मल वाटर होता है वो आपको इतना एक्सपेंसिव नहीं मिलता, लेकिन जैसे आप क्वालिटी हाई करते हो, आप मिनरल वाटर की तरफ जाते हो, वहां पे आपने क्वालिटी बेहतर बना ली पानी की, तो आपको वो एक्सपेंसिव भी पड़ता है। यहाँ पे वही चीज ये आपको एक दफा रीड कर लें। एस्टेरिशिया कोलाई इज यूज एन इंडिकेटर ऑफ फीकल पोल्यूशन ऑफ डेकेड फॉर डेकेड्स। इसको अंडरलाइन करें कि हम अगर आप लोगों ने ये देखना है कि फीकल मैटर या स्विच वाटर ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो गया तो आप किस चीज का टेस्ट करोगे? एस्टेरिशिया कोलाई का। इस लाइन को अंडरलाइन करें, बाकी इसको आपने रीड कर लेना है। इसमें से कोई एज सच कोई और चीज नहीं है, जनरली बातें लिखी हुई हैं। और ये वही लिखा हुआ है कि हम लोग काफी चीजों का टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम एस्टेरिशिया कोलाई का क्यों टेस्ट करते हैं? क्योंकि एस्टेरिशिया कोलाई जो है वो आपके जो है बहुत ज्यादा इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। और अगर आपका पानी जो है वो रिसेंट फीकल पोल्यूशन हुई है तो इसका मतलब है कि एस्टेरिशिया कोलाई जरूर मौजूद होगा आपके पानी में। ये सारी वही चीज लिखी हुई है कि इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर बहुत ज्यादा एस्टेरिशिया कोलाई मौजूद होता है। ई कोलाई भी कहते हैं इसको, एस्टेरिशिया कोलाई भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों एक चीज पूछी जा सकती है, वाटर बोर्न डिजीजेस के नाम पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन बन नहीं सकता, मतलब आएगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि कोई 5 वाटर बोर्न डिजीज के नाम बताएं, ऐसी बीमारियों के नाम बताएं जो पानी से फैलती हैं। पानी की कंटेमिनेशन से फैलने वाली 5 बीमारियों के नाम बताएं। तो यहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा लिखी हुई हैं। डायसेंट्री, कॉलरा, हैजा, हेपेटाइटिस ए, टाइफॉइड, मलेरिया भी पानी से फैलता है, डेंगू भी पानी से फैलता है, एस्केरेसिस, वर्म इन्फेस्टेशन, गाइड्रेसिस, कैम्पेलोबैक्टीरियोसिस, ये सारी की सारी क्या है? वाटर बोर्न डिजीजेज हैं। इसमें कुछ टाइफाइड के जो है वो उन्होंने वो बताए हुए हैं, सिम्टम्स बताए हुए हैं, ये देख लें। बुखार होता है, हेडेक होता है, नोजिया होती है, वॉमिटिंग होती है, फीवर होता है, गैस्ट्रो जो है इंट्राइटिस होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको वाटर बोर्न डिजीजेस के नाम आने चाहिए। इसी के साथ आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक मैंने आपसे कहा ये वाटर बोर्न डिजीजेस के नाम आपको आने चाहिए। एक मैंने आपको ये एस्टेरिशिया कोलाई की लाइन अंडरलाइन करवाई है स्टर्बिटिसिटी में से। एक आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पानी को साफ कैसे करते हैं। 6 तरीके हैं यहाँ पे मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं, हर हेडिंग का मेन पॉइंट। उसके अलावा मैंने आपको इस पैराग्राफ के अंदर से ये रेड टाइड और इसके अंदर से ये सुडोमोनास विब्रियो और एर्कियोबैक्टीरिया और ये भी कर बताया है कि जो सॉल्ट वाटर है उसके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ ये सॉल्ट होती है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होती है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पीएच होती है, लोअर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये इधर तक ना अंडरलाइन कर लें। ये आप कोशिश करें कि आपने ना इधर तक विब्रियो तक, ये यहाँ से लेकर विब्रियो तक सारा याद करना है, और फिर द रोल और यहाँ तक दोबारा सारा याद करना है, प्रेजेंट से लेकर विब्रियो तक सारा याद करना है, और द रोल ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया से लेकर इंपॉर्टेंस तक। अच्छा, इसके अलावा ये यहाँ पे आपने ये पढ़ना है कि रेड टाइड कैसे बनती है, कौन सा स्पेसिफिक एलजी है, एलजी का नाम। और ये एलजी सिर्फ और सिर्फ सी वाटर के अंदर या सॉल्ट वाटर के अंदर, सी वाटर के आगे ना आप स्लैश लगा के, सॉल्ट वाटर के आगे आप स्लैश लगा के सी वाटर भी लिख लें ताकि आपको पता हो कि सॉल्ट वाटर और सी वाटर सेम बात हो रही है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमने किया था बच्चों, ये क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो आपको एमसीक्यूज में आ सकती हैं। लास्ट में दूसरा क्वेश्चन जो इधर से बन रहा था वो फ्रेश वाटर के जोन्स थे। हमने पढ़ा 3 जोन है, लिटोरल जोन, लिमनेटिक जोन है, बेंथिक जोन। लिटोरल जोन बिल्कुल ही साहिल समुद्र वाला है, लिमनेटिक जोन दरमियान का है, और सबसे बॉटम ऑफ द फ्रेश वाटर इज बेंथिक जोन। और डिफरेंट डिफरेंट चीजें इधर सरवाइव करती हैं। लिमनेटिक जोन में पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और बेंथिक जोन में मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, और सबसे ऊपर लिटोरल जोन के अंदर ऑल फोटोसिंथेटिक एल्गी एंड बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। उसके ऊपर भी ये जितने भी 2 पेजेस थे इनके अंदर मैंने आपको सारी चीजें अंडरलाइन करवाई हैं कि आप लोगों की क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ पूछना है तो पूछ लें।